बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एमडीकैट के एक और लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज का जो कवर करेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमने तीन चीज़ें कवर करनी है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे हम, इसके अलावा लामार्किज्म पढ़ेंगे और इसके अलावा डार्विनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या था, इसका जो स्पीशीज़ हैं जो हमारी अराइव हुई हैं किस तरह हुई हैं, ये सब हम लोग डिटेल से इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एवोल्यूशन है क्या। एवोल्यूशन बेसिकली चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, वक्त के साथ साथ जब चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उसको हम लोग बेसिकली एवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसमें दो बेसिक पॉइंट्स थे। ठीक है, एक है स्पेशल क्रिएशन और एक है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन को हमने एवोल्यूशन का नेम दिया था। अब इसमें एक्सप्लेन क्या हुआ है, बेसिकली इट वाज के ऑल लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, यानी ये कि स्पेशल क्रिएशन हमें ये बताती है कि अल्लाह, जैसे हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये साइंटिस्ट थे कार्ल लिनस, इन्होंने कहा था कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस जिस फॉर्म में पैदा किए गए थे उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इनमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसी वजह से यानी इन्होंने कहा कि इट वाज क्रिएटेड बाय नेचर। तो जब जो स्पेशल क्रिएशन के ऊपर जो क्रिएशन के ऊपर बिलीव करते हैं उनको हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी उसमें ये एक्सप्लेन किया था, ये थ्योरीज दी थी उस साइंटिस्ट ने, एरिस्टोटल से ये डार्विन तक थ्योरीज चलती रही। इन्होंने बताया हमें काफ़ी सारी हाइपोथेसिस दी, हमें एक्सप्लेनेशंस दी। तो इन पे जो बिलीव करते हैं उनको हम एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स होती हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अराइज करती हैं, यानी ये कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट्स की बात करते हैं। तो साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ इंक्लूडेड हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस की थी, जिनको हम आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने यहाँ पे उनका जो है बेसिक्स हमने यहाँ पे स्टडी किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्ल लिनस, आपको पता है कि आप लोगों ने जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग सिस्टम को जो है सजेस्ट किया था, उन्होंने बताया था। इसके अलावा लामार्क जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी हमें। ठीक है, माल्थस जो थे उन्होंने हमें ऐसे बताया था, यानी ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के, यानी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है और इसकी वजह से जो है कंपटीशन आगे जो है पॉपुलेशन के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास लुबिट थे, इन्होंने हमें पैलेंटोलॉजी के बारे में या फिर कैटास्ट्रोफिक चेंजेस जो थे उनके बारे में हमें एक्सप्लेन किया था। लाइल एक साइंटिस्ट है हमारे पास, इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में कि डिफरेंट रीजन्स जो हैं अर्थ के उसके उसमें किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। देन वी हैव द डार्विन थ्योरी। डार्विन जो थे उन्होंने हमें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक्सप्लेन किया था। मेंडल, जैसे आप लोग इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ते आए हैं, इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो थे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, तो उन्होंने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ, अगर हम लोग आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास थे वेलिस। वेलिस ने हमें जो है थ्योरीज जो थी अपनी, जो भी उनके आइडियाज़ थे, जो उन्होंने पेपर्स लिखे थे जितने भी एवोल्यूशन से के हवाले से, वो सारे उन्होंने डार्विन को सेंड किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक जो एक पेज था वो पब्लिश किया था। हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अब एवोल्यूशन जो है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या था। ओरिजिन ऑफ लाइफ पहले जो थे हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स थे, बेसिकली प्रोकैरियोट्स से पहले की भी जो बात हो रही है तो हाइड्रोथर्मल वेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स थे वो वाटर के अंदर रहते थे, ओशंस के अंदर रहते थे, और इसके अलावा वो थोड़े से डिफरेंट थे, यानी वो टेम्परेचर उनका जो था वो बहुत ज़्यादा जो है ये डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस में रहते थे वो बेसिकली। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वेंट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, कि यानी जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ओरिजिनेट हुए हैं वाटर से। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के ऊपर हमने डिस्कवर किए हैं तो वो बेसिकली हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये 120 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते थे। ठीक है, एंड दे वर प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा ये हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे हुई। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे वो
हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करके फिर ये हमारे पास ग्लूकोज बनाते थे। लेटर ये हुआ कि हमारे पास H2O जो है उसको यानी वाटर को यूज़ किया गया फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब H2O यूज़ किया गया तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई थी, तो उसकी वजह से जो एरोबिक लाइफ है हमारे पास वो उसका अराइवल शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने बात की राइज ऑफ एरोबिक लाइफ के बारे में। तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हुई तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुई, यानी ऑक्सीजन बनना जब शुरू हुई तो ओजोन फॉर्मेशन शुरू हुई, ठीक है, और उसकी वजह से फिर यूवी रेज जो थी हमारे पास, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये जो है फिल्टर होना शुरू हुई, ठीक है, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। जो एटमॉस्फेयर पहले रिड्यूसिंग था वो फिर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो है वो कैसे इवॉल्व हुए थे। तो अब हमारे पास पिछली थ्योरीज ये बताती हैं कि दे इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यानी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स वर इवॉल्व्ड, ठीक है, यानी ये जो थे हमारे पास सबसे पहले फॉर्म हुए थे। फिर उसके बाद जो है यूकैरियोट्स की फॉर्मेशन हुई, किसकी वजह से, प्रोकैरियोट्स की वजह से, यानी ये प्रोकैरियोट्स जो है इन्होंने आगे यूकैरियोट्स को आगे मजीद जो है डेवलप करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास फिर 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारे पास ये यूकैरियोट्स थे ये इवॉल्व हुए थे, किस चीज़ से, प्रोकैरियोट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिम्बियोंट जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी उसने हमें क्या एक्सप्लेन किया, उसने हमें एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिल्स जो थे वो पहले बैक्टीरिया की मतलब जो हमारे पास पहले बैक्टीरिया पाए जाते थे उनकी मदद से जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिल्स जो हैं वो बनना शुरू हुए, यानी जो एरोबिक बैक्टीरिया था उसने आगे इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, स्पाइरल बैक्टीरिया जो था उसने आगे इवॉल्व होकर फ्लैजिला बना लिया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया जो थे उन्होंने आगे इवॉल्व होकर क्लोरोप्लास्ट बना लिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे इसका हमें पता है कि दे वर द ऑर्गेन्यूल्स ऑफ सिम्बियोंट, ठीक है, इन ऑरिजिन। अब यहाँ यहाँ से जो है बेसिक डेवलपमेंट जो है फिर होना शुरू हो गई। ये थी हमारे पास बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स के बारे में। दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, ठीक है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन क्या थी कि मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनिजम्स की बनना शुरू हुई, यानी ये हुआ कि जो प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन जो थी वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो गई, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल था जो पहले इधर उधर मतलब डिस्पर्स हुआ था वो क्या हुआ कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो था वो कलेक्ट होना शुरू हुआ, यानी इनक्लोज हो गया, और उसकी जो कॉपीज थी उनकी मदद से फिर आगे जो है ऑर्गेनीज बनना शुरू हो गए, ठीक है, यानी फिर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो बनना शुरू हो गए। तो ये था हमारे पास बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स के बारे में। आगे हम लोग जो है लामार्किज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। लामार्किज्म हमें क्या एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि लामार्किज्म भी है और इसके अलावा जो है डार्विनिज्म भी है, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। अब हमने इसमें एवोल्यूशन में हमने जो है ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है उसको हमने कवर कर लिया है। अगली चीज जो हमारे पास लामार्किज्म आ जाती है। तो लामार्किज्म में क्या हमें एक्सप्लेन किया कि हमारे पास लामार्क एक साइंटिस्ट का नेम था, ठीक है, जिन्होंने जो कि फ्रेंच नेचुरलिस्ट भी थे, सोल्जर भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। इन्होंने 1809 के अंदर एक बुक पब्लिश की थी जिसको इन्होंने फिलोसफी जूलॉजी इस तरह करके बुक का नेम था, जिसमें या फिर हम कहते हैं जूलॉजिकल फिलोसफी, ठीक है, ये इनकी बुक का नेम था। इन्होंने ये पब्लिश की और इसमें जो है एवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल से जो है इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी। अब इसका मेन पॉइंट क्या था, लामार्किज्म का बेसिक जो पॉइंट है उसमें लामार्क एक्सप्लेन करते हैं कि एवोल्यूशन इज लाइक अ लैडर ऑफ लाइफ, यानी आप सबसे पहले सिंपलेस्ट सबसे पहले आप फॉर्म से जाते हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी लैडर ऑफ लाइफ था वो। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसमें दो बेसिक अजम्पशंस थी हमारे पास। लामार्क की थ्योरी में हमारे पास दो बेसिक अजम्पशंस थी कि या तो वो जो ऑर्गन्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, अगर तो वो यूज हो रहे हैं तो वो आगे जाके डेवलप हो जाएंगे, और अगर वो यूज नहीं हो रहे तो वो आगे जाके मतलब वो उसके बॉडी पार्ट से हट जाएंगे, ठीक है, या ट्रियोरेट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसमें क्या था हमारे पास, यूज वाली बात ये थी कि जैसे अब जिराफ की नेक थी, ठीक है, जिराफ की नेक उसने यूज की और स्ट्रेच की और वो फिर लंबी हो गई, ये थी इसकी बात।
लेकिन डिसयूज में ये था कि जैसे स्नेक्स का वो उन्होंने कहा था कि स्नेक्स जो हैं उनके पाँव होते थे पहले, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि उन वो जब ज़मीन के साथ घिसते गए तो उसकी वजह से जो है वो उनके पाँव जो है वो, क्योंकि वो यूज़ नहीं करते थे, वो जिस तरीके से स्नेक्स मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, तो उसकी वजह से जो है उसके वो पाँव जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास ये आई, उनकी जो एजम्पशन थी वो ये थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, यानी जो जिराफ की लॉन्ग नेक थी, आपको मैंने बताया कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास जिराफ हैं, सबसे पहले जो जिराफ थे वो शॉर्ट उनकी नेक हुआ करती थी, ठीक है। उनकी नेक शॉर्ट थी तो उससे क्या रीज़न बना, उससे ये रीज़न बना कि कुछ कैटास्ट्रोफिक चेंजेस की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रास थी वो ख़त्म हो गई, और फिर जिराफ ने अपनी नेक का यूज़ करके ट्री के लीव्स जो है उनको खाना शुरू कर दिया। और पहले अगर हम लोग फॉसिल्स को देखें, हमारे पास इस चीज़ का वो है कि फॉसिल्स ने हमें ये प्रूफ दिया था कि पहले जो जिराफ की नेक थी वो वाकई शॉर्ट थी, लेकिन बाद में ये चीज़ सेंस नहीं बनाई क्योंकि इसका इनहेरिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो अगर उसमें चेंजेस आ जाएं, जैसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि जो माइस थे, रैट्स जो थे, उनके टेल को कट किया, 20 जनरेशन की टेल को कट किया, लेकिन उन्होंने स्टिल देखा कि वो टेल जो थी वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में जो थी वो पाई जाती थी। तो इसी वजह से जो हमारे पास ये वाली थ्योरी थी, इसको इन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया ये ठीक नहीं है। फिर उसी वजह से इसके ऊपर जो है काम करना शुरू किया। तो ड्रॉबैक्स जो थे, इट हैड नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया कि सोमैटिक सेल्स में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। यानी अगर हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर किसी भी इंसान का आप हाथ कट कर दें और उसकी नेक्स्ट जनरेशन का आप हाथ कट कर दें तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके हाथ नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिकली इसकी रीज़न थी। यहाँ पर एक और है कि द आइडिया ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ हैज़ नो रिलेशन विद इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको उनकी विश के मुताबिक मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं डार्विनिज्म, ठीक है। डार्विन की जो थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन नेम था इनका, 1809 में ये पैदा हुए। अब 1831 के अंदर इन्होंने HMS बीगल, ये एक ब्रिटिश नेवल शिप का नेम था, इसके अंदर सफ़र तय किया और गैलापागोस जो आइलैंड था हमारे पास, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी कलेक्शन की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो स्पेसिमेन थे उनके कलेक्शन की, और इसके अलावा उन्होंने फिंचेस की कुछ टाइप्स थी उनको भी कलेक्ट किया। ये सफ़र जो था ये तकरीबन 2 मंथ्स के लिए इन्होंने इस आइलैंड के अंदर गुजारा, ठीक है। इस आइलैंड के अंदर इन्होंने 2 मंथ्स स्टे किया था, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है 6 वीक्स के अंदर, और कुछ बुक्स के अंदर 2 मंथ्स मेंशन्ड है। टोटल ये जो इन्होंने सफ़र तय किया था ये 5 ईयर्स का था। अब इसमें इन्होंने किया क्या, ऑब्जर्वेशन जब इन्होंने उस आइलैंड के अंदर की तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि जो इस आइलैंड के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको साउथ अमेरिका के जो ऑर्गेनिजम्स थे दोज शुड रिजेंबल दोज फ्रॉम साउथ अमेरिका मोर देन दोज ऑफ यूरोप, यानी यूरोप से ज़्यादा साउथ अमेरिका से मिलते जुलते होने चाहिए, क्योंकि ये जो आइलैंड था ये साउथ अमेरिका से जो है कुछ रीजंस की वजह से, मे बी अर्थक्वेक या कोई और ऐसी रीजंस की वजह से जो है वो सेपरेट हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की तो लायल जो थे साइंटिस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में, लायल जो थे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिया हमें, ठीक है। इन्होंने कहा इसमें इन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें हमारे पास लेक्स की फॉर्मेशन हुई, रिवर्स की फॉर्मेशन हुई, और इसके अलावा डिफरेंट आइलैंड्स वगैरह की फॉर्मेशन हुई। फिर हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमें बताया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यानी वो अगर हम देखें ऐसे 2 2s are 4 4 2s are 8, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, और ये जो है ये हमारे पास अरिथमेटिकली इंक्रीज कर रही है। यानी ये कि अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो इतना इंक्रीज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपटीशन आना शुरू हो गया, ठीक है। और इसी कंपटीशन की रीज़न क्या थी कि फूड की स्ट्रगल, शेल्टर की स्ट्रगल, ठीक है। ये आजकल भी जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी वजह से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है ये या तो वो इंडेंजर्ड थे या फिर वो डेड हो गए, इस तरह करके हमारे पास सीन हुआ।
अब 1836 के अंदर हमारे पास डार्विन थे, ठीक है, वो अपनी जर्नी से वापस आए, ठीक है। 1840 के अंदर उन्होंने अपने आइडियाज़ जो कलेक्ट किए थे उस आइलैंड से उस पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1844 के अंदर उन्होंने एक ऐसे लिखा एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, और इसको पब्लिश नहीं किया था अभी तक। इसको पब्लिश करने से पहले हमारे पास जो वेलेस थे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं वो डार्विन को सेंड करना शुरू कर दिए, ठीक है। उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं वो डार्विन को सेंड किए और उन्होंने देखा, डार्विन ने देखा कि वेलेस के आइडियाज़ और उनके अपने जो डार्विन के आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रहे थे, ठीक है। तो 1858 के अंदर क्या हुआ, 1858 के अंदर फिर डार्विन और वेलेस ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल सेम था, और उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद 1859 के अंदर डार्विन ने कुछ और रिसर्चेस की, ठीक है, और उन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस किया, यानी उन्होंने पब्लिश किया, जिसको उन्होंने कहा कि ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के नाम से उसको किया। और काफ़ी सारी जो उसकी कॉपीज़ थी वो सोल्ड आउट हो गई थी, क्योंकि उस वक्त लोगों को इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट था, इस चीज़ के बारे में और जानने के बारे में। फिर उसके बाद 1871 में जो थे डिसेंट ऑफ मैन उन्होंने पब्लिश की, जिसके अंदर ये दो बेसिक पॉइंट्स थे। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो इस डिसेंट ऑफ मैन के अंदर जो बेसिक दो पॉइंट्स थे, एक ये था कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी जो जितनी भी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है वो एक ट्री की तरह है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी लाइफ जितनी भी है वो एक ट्री की तरह है। इनकी जो ट्रंक है वो कॉमन है, यानी उनके जो इंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है, लेकिन जो इनके अंदर वेराइटी है ना, उनकी मिसाल एक ब्रांच की तरह है, ठीक है, यानी वेरियस ब्रांचेस की तरह। जैसे एक दरख्त होता है, उसका जो ट्रंक होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, तो वो वेराइटी बेसिकली शो करती है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये एक्सप्लेन हुई थी, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन में 4 बेसिक पॉइंट्स थे कि एक तो ओवर प्रोडक्शन, जो हमने अभी बात की कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये पॉइंट लिखा कि ओवर प्रोडक्शन। फिर वेरिएशन की बात हुई, वेरिएशन यहीं से भी अराइज होती है, और इसके अलावा यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे वो उनकी वेराइटी शो हुई थी। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जो कंपटीशन की हमने बात की थी, अब वो कंपटीशन जो है वो दो किस्म का होता है, या तो इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक। अब ये इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक क्या था, ये था कि अगर देखें दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर कंपटीशन होता है तो उसको उन्होंने कहा था कि ये इंटर स्पेसिफिक है। लेकिन अगर सेम स्पीशीज के अंदर जो है कंपटीशन हो रहा है तो उसको हमने इंट्रा स्पेसिफिक कहा था, ठीक है। यानी अगर हम कह सकते हैं एक डियर है और दो लाइन है, तो उन दो लाइन के दरमियान उस एक डियर को शिकार करने के लिए जो कंपटीशन था उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। और इसके अलावा अगर हम एक लेपर्ड या फिर एक चीता और एक लाइन के दरमियान देखें तो वो फिर इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। या फिर हम शेल्टर के लिए भी था वो, इसके अलावा फूड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजंस थे उस कंपटीशन के। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब इसमें फिटेस्ट से क्या मुराद था, सर्वाइव यानी वही वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता था जो कि फिट था। और फिट ऑर्गेनिज्म कौन से थे उस वक्त, ये नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो फिट रहेगा, नहीं, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते थे अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को तो उनको फिटेस्ट माना जाता था। क्योंकि जो जैसे आप जानते हैं डायनासोर्स जो हैं, डायनासोर स्ट्रॉन्ग तो बहुत थे, लेकिन उनके अंदर जो एबिलिटी थी उनके अंदर रिप्रोडक्शन की वो बहुत कम थी, ठीक है। बहुत सारी रीजंस की वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, यानी जो कर भी पाते थे तो उनके जो दूसरे ओपोनेंट्स होते थे वो उनके एग्स को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते थे या इस तरह, तो उनकी वजह से जो है हमारे पास ये उनको फिटेस्ट नहीं कहा गया। तो ये थी बेसिकली हमारे पास डार्विनिज्म और इसके अलावा लामार्किज्म। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमने ये वाला पोर्शन जो है इसको भी क्लियर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।